एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 11, एरियल रेवेनस्टीन। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C11, एरियल रेवेनस्टीन। अध्याय 11, एरियल रेवेनस्टीन। मैं एक क्षण के लिए कथा में आए उस बदलाव के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे आप इस अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक देखेंगे। इस अवधि के दौरान एटिकस कभी कभार ही दिखाई देगा। ये भाग कहानी के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार जब हम इस चरण को पार कर लेंगे तो प्रशिक्षण, विकास और ओपी बनने के चक्कर में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाए। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं आप सभी का आभारी हूँ। इस रोमांचक कहानी का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। बिना किसी देरी के आइए हम सब मिलकर इस एक्शन से भरपूर रक्त प्रवाह वाली यात्रा को जारी रखें। हार्दिक आभार सहित रियल वीवर। एरियल रेवेनस्टीन एक आलीशान होवर कार की पिछली सीट पर बैठे थे। कुछ सालों के बाद रेवेनसेन एस्टेट की ओर वापस जा रहे थे। एरियल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 30 साल की छोटी उम्र में ही उन्हें मास्टर रैंक मिल गई थी। उनकी सबसे खास विशेषताओं में से एक रेवेनस्टीन के खास सफ़ेद बाल थे जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। उनकी उपस्थिति बहुत ही सूक्ष्म थी और अगर कोई पर्याप्त रूप से चौकन्ना न हो तो वे आसानी से किसी की नज़र में नहीं आते। उनकी विशेषज्ञता हत्या और सूचना एकत्र करने में थी, लेकिन फिर भी वे सीधे युद्ध में एक ताकत थे। मैं कैल्डोर और एम्बर को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, एरियल ने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। हम जल्द ही टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, सर, डेवन ने कहा, जो अभी गाड़ी चला रहा था। वह एक तगड़ा आदमी था जिसके पास एक मोटी और मांसल काया थी जो उसकी ताकत और शक्ति का संकेत देती थी। डेवन की शारीरिक बनावट प्रभुत्व और अधिकार की आभा बिखेरती है जो उसके मास्टर रैंक की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। आपको युवा मास्टर एटिकस से भी मिलना चाहिए। मास्टर एवलॉन नाराज होंगे कि आपने उन्हें उनके जन्म के बाद से नहीं देखा, लूना ने यात्री की सीट पर बैठते हुए कहा। वह एक आकर्षक लाल बालों वाली महिला थी जिसके पास असाधारण क्षमताएं थीं और मास्टर रैंक भी थी। वह बचपन से ही एरियल की रेवेनेब्लेड थी। ठीक है, वह मुझे दोष नहीं दे सकता। हम पिछले कुछ सालों से व्यस्त हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने आखिरकार मुझे एक ब्रेक दिया, एरियल ने जवाब दिया, आखिरकार एक ब्रेक पाने में सक्षम होने से खुश। वे सेंटिनल गार्डियंस द्वारा दिए गए एक लंबे, कठिन मिशन से वापस आ रहे थे जो मानव क्षेत्र में पुलिस बल के बराबर है। एरियल का मिशन एक ऑब्सीडियन ऑर्डर बेस को नष्ट करना था जिसे हाल ही में सेक्टर 4 में खोजा गया था। मिशन में कुछ समय लगा और इसमें चुनौतियां भी थीं, लेकिन एरियल और उनकी टीम ने कुशलतापूर्वक मिशन पूरा कर लिया और अपने पीछे अक्षम दुश्मनों की एक कतार छोड़ दी। जब वे अन्य कारों और लोगों से रहित सड़क पर गाड़ी चला रहे थे, अचानक, बिना किसी चेतावनी के, हिलब्लेज, एक आदमी की आवाज़ हवा में रीपर की तरह गूंजी। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए एरियल की जीवित रहने की प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया। अभी कार से बाहर निकलो, वह तत्परता से भरी आवाज़ में चिल्लाया। बिना किसी हिचकिचाहट के वे सभी दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर कूद पड़े। एक सेकंड बाद आग की लपटों ने वाहन को अपनी चपेट में ले लिया जिससे वह नष्ट हो गया। एरियल, लूना और डेवन ने स्वयं को अनेक मास्टर रैंक के व्यक्तियों से घिरा हुआ पाया जो शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। ऑब्सीडियन ऑर्डर, एरियल ने पूछा। तीनों ने अपनी आभा छोड़ी और एरियल और लूना ने अपने 100 सूट पहन लिए। सूट काले कपड़े का एक सिम्फनी था जिसमें जटिल नीली रेखाएं बुनी हुई थी जो इसकी सतह पर एक मंत्रमुग्ध करने वाला पैटर्न बना रही थी। गहरे काले रंग का कपड़ा लगभग सम्मोहक नृत्य में प्रकाश को अवशोषित और विकीर्ण करता हुआ प्रतीत होता था, जिससे सूट को एक रहस्यमय आभा मिलती थी। कोमल कपड़ा पहनने वाले के शरीर से चिपक जाता था जिससे एक आरामदायक फिट मिलता था जो दूसरी त्वचा की तरह आकर्षक लगता था। सूट की सतह पर सजी जटिल नीली रेखाएं महज सजावट नहीं थीं, वे नलिकाओं, चैनलों के रूप में काम करती थीं जिनके जरिए ऊर्जा की नदी की तरह मन बहता था। मानव डोमेन में हर बच्चे को 15 साल की उम्र में अकादमी में प्रवेश करने पर अपना 100 सूट मिलता है। एरियल रेवेनस्टीन, है न? हम आखिरकार मिल गए। एक आदमी जो वहां मौजूद लोगों से भी ज्यादा आभा बिखेर रहा था धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा। उसके काले काले बाल कौवे के रंग के झरने की तरह बह रहे थे जो उसके तीखे चेहरे को लगभग शाही आकर्षण से भर रहे थे। हर बाल में हवा की फुसफुसाहट की झलक दिख रही थी जो इस बात का संकेत था कि वह किस तत्व को महारत के साथ इस्तेमाल करता था। उनकी हरी आंखें ऐसी तीव्रता से जल रही थीं जो छिपी हुई गहराइयों को बयां कर रही थी,
एक ऐसी नज़र जो देखने वाले के नज़रिए के हिसाब से आकर्षक और बेचैन करने वाली दोनों हो सकती थी। मौजूद दूसरे मास्टर रैंक ने झुककर कहा, मास्टर रोनाल्ड। उन्होंने एक साथ सम्मान से भरी आवाज़ में अभिवादन किया। एरियल, लूना और डेवन ने मन ही मन कहा, ग्रैंड मास्टर रैंक। उन्होंने सोचा था कि हमलावर मास्टर रैंक के हैं और उन्हें पूरा भरोसा था कि भले ही उनकी जान को खतरा हो, वे बच निकलेंगे। एक बहुत शक्तिशाली और पूरक वंश के साथ, उच्च मान नियंत्रण और लड़ाई के अनुभव के साथ एक इंटरमीडिएट जोड़ रैंक, एक कमजोर वंश के साथ एक उन्नत रैंक के व्यक्ति को हरा सकता है। इंटरमीडिएट जोड़ रैंक के लिए लड़ाई बेहद कठिन होगी, लेकिन ये संभावनाओं के दायरे में है। लेकिन जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है, शक्ति के स्तर में अंतर स्पष्ट होता जाता है। एक मास्टर रैंक एक ग्रैंड मास्टर रैंक को हराने की उम्मीद नहीं कर सकता, चाहे आपका वंश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। शक्ति में अंतर बस इतना ही बड़ा है। संचार टूट गया है, लूना फुसफुसाई। दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ, एरियल ने तुरंत लूना और डेवन से कहा। उसकी आवाज़ में गंभीर आशंका की झलक थी। मैं वह का उपयोग करने जा रहा हूँ। उन दोनों ने सिर हिलाया। रोनाल्ड, जिसने एरियल की बात साफ साफ सुनी थी, एरियल की घोषणा से बेपरवाह खड़ा रहा। उसकी निगाहें तेज थीं, उसका दिमाग एक कदम आगे था, उसने पहले ही इस कदम का अनुमान लगा लिया था। बोलते समय उसके होठों के कोनों पर एक जानबूझकर मुस्कुराहट खेली, उसके शब्द तनाव को ब्लेड की तरह चीर रहे थे। कार्यक्षेत्र, ऐसा प्रतीत हुआ कि हवा भी प्रतिक्रिया में कांप उठी, एक सूक्ष्म परिवर्तन जो उसकी शक्ति के आस्थ प्रकटीकरण का संकेत था। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, रोनाल्ड के दिल से ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा, जो एक स्पष्ट बल की शॉकवेव में बाहर की ओर फैल गया। एक स्पष्ट आभा उससे बाहर निकलने लगी, जो शांत तालाब पर लहरों की तरह फैल रही थी। यह आसपास के इलाके में फैल गई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने में समाहित कर लिया। कुछ ही सेकंड में आभा एक कोमल लहर की तरह फैल गई, जिसने 500 मीटर के विशाल विस्तार को घेर लिया, जिसके बीच में रोनाल्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरक्षात्मक कोकून उतर आया हो, जिसने परिदृश्य को एक शांत और आरामदायक आलिंगन में नहला दिया हो। हवा खुद ही एक नई स्पष्टता के साथ झिलमिला रही थी, एक गहन शांति जो पहले के साधारण दृश्य पर छा गई थी। रोनाल्ड इस नए क्षेत्र के केंद्र में खड़ा था, उसकी निगाह स्थिर और अविचल थी। उसके क्षेत्र के भीतर की दुनिया जीवंत हो उठी थी, एक अलौकिक सार से भर गई थी जो प्रभाव के इस क्षेत्र पर उसकी महारत की फुसफुसाहट कर रही थी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, रोनाल्ड ने शांत भाव से जवाब दिया, उसकी आवाज़ आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैंने सुनिश्चित किया कि हम बिना किसी रुकावट के लड़ सकें। डोमेन, शक्ति की एक उल्लेखनीय अभिव्यक्ति, महारत की अभिव्यक्ति जिसे केवल वे ही सामने ला सकते हैं जिन्होंने अपनी क्षमताओं की गहरी और गहन समझ हासिल कर ली है। इस डोमेन के भीतर वास्तविकता के नियम व्यक्ति की इच्छा के अनुसार झुकते और अनुरूप होते हैं। किसी क्षेत्र का हृदय व्यक्ति की क्षमताओं के विषय को दर्शाता है, जो उनकी शक्ति के धागों से बुनी गई एक शानदार टेपेस्ट्री है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जिसका लगाव धरती से है, क्षेत्र चट्टान और मिट्टी का एक सिम्फनी बन जाता है, जिसमें ऊंची ऊंची चट्टानें, फैली हुई घाटियां और भूल भुलैया जैसी गुफाएं होती हैं। तत्व उनके आदेश पर नृत्य करते हैं, उनके क्षेत्र के कैनवास को उनके मौलिक कौशल के ज्वलंत रंगों में रंगते हैं। किसी डोमेन की प्राप्ति ग्रैंड मास्टर रैंक तक पहुंचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये स्वयं और शक्ति के सम्मिश्रण का प्रतीक है, जो किसी की वास्तविक क्षमता की स्वीकृति है। किसी डोमेन में प्रवेश करना एक समानांतर वास्तविकता में कदम रखने जैसा है, एक ऐसा स्थान जहां व्यक्ति की शक्ति सर्वोच्च होती है। यह असीम संभावनाओं का स्थान है, जहां कल्पना और महारत एक दूसरे से जुड़कर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जो पूरी तरह से व्यक्ति के इरादे से आकार लेती है। इस क्षेत्र में बाधाएं टूट जाती हैं और संभावनाएं असीम हो जाती हैं। विज्ञापन हटाकर अपना पढ़ने का अनुभव बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 12, डोमेन। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C12, डोमेन। अध्याय 12, डोमेन। रोनाल्ड डोमेन की तैनाती तीनों पर भारी कफन की तरह छा गई। एरियल, डेवन और लूना ने खुद को हवा से बने एक द्वीप पर पाया, जो धरती से बहुत ऊपर लटका हुआ था। तैरते हुए द्वीप पर बहने वाली हवाएं बहुत ही भयानक थीं, उनके पास एक ऐसी अडिग शक्ति थी जो उन्हें उनके पैरों से उड़ा ले जाने की धमकी दे रही थी। हवाएं बहुत तेज थीं और हवाएं भी तूफान की शक्ति से कांप रही थीं। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता थी, जो उनके चारों ओर हवाओं की निरंतर शक्ति का प्रमाण था। मेरे क्षेत्र में आपका स्वागत है।
रोनाल्ड ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। शिट, एरियल ने कहा। इस डोमेन के तैनात होने के साथ उसका तुरुप का पत्ता अप्रचलित हो गया। एकमात्र चीज जो एक डोमेन से लड़ सकती है वह है दूसरा डोमेन। जब आप किसी एक में फंस जाते हैं तो कोई बच नहीं सकता। तीनों ने एक दूसरे को खामोश नजरों से देखा, उनके हाव भाव में गंभीर स्वीकृति थी। स्थिति की वास्तविकता हवा में लटकी हुई थी। एक स्पष्ट समझ थी कि इस लड़ाई का नतीजा निश्चित नहीं था, फिर भी वे अंत तक लड़ने के लिए तैयार थे। एरियल ने एक छाया की तरह तरलता से आगे बढ़ते हुए अपनी कमर पर लटके खंजरों की जोड़ी को पकड़ा। एक तेज और अभ्यासपूर्ण हरकत के साथ उसने खंजरों को उनके म्यान से बाहर निकाला। ब्लेड अंधेरे में चांदनी की किरणों की तरह चमक रहे थे। एरियल के हाथों में खंजर जीवंत हो उठे, जो उसके अस्तित्व का ही एक विस्तार था। फिर अचानक एरियल का रूप छाया में विलीन हो गया, जो उसके छिपने की महारत का प्रमाण था। देवन, एक विशालकाय शक्ति, अपने अंतरिक्ष भंडारण में पहुंचा। वातावरण में प्रत्याशा की चिंगारी फूट पड़ी। एक तेज और अभ्यासपूर्ण गति के साथ उसने एक विशाल हथौड़ा निकाला। इसका भारी वजन और जटिल डिजाइन शिल्प कौशल और शक्ति दोनों का प्रमाण था। हथौड़ा एक अलौकिक ऊर्जा से चमक रहा था। इसकी सतह पर प्राचीन प्रतीकों की नक्काशी थी जो एक फीकी, चमकदार चमक के साथ धड़कते हुए प्रतीत होते थे। देवन की उंगलियां हथियार के हैंडल के चारों ओर कस गईं और उनके बीच तुरंत एक कनेक्शन बन गया। उसने विशाल हथौड़े को बिना किसी प्रयास के उठाया। उसका विशाल आकार और वजन उसकी दुर्जेय ताकत से नियंत्रित था। जैसे ही देवन ने हथौड़े पर अपनी पकड़ मजबूत की, उससे एक अविश्वसनीय शक्ति का संचार हुआ, एक ठोस ताकत जिसने हवा में लहरें भेजी। उसका पूरा अस्तित्व ऊर्जा से गूंजता हुआ प्रतीत हुआ, शक्ति और उद्देश्य का एक सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी। उसके नीचे की जमीन उसकी उपस्थिति के जवाब में कांपने लगी, जो उसकी कच्ची ताकत का प्रमाण था। और फिर एक शानदार प्रदर्शन में देवन के कपड़े खींच गए और फट गए, जो उसके नीचे छिपी मांसपेशियों को संभाल नहीं पाए। कपड़े की जगह मांसपेशियों ने ले ली, जिससे समर्पण और प्रशिक्षण से तैयार किया गया शरीर सामने आया। जैसे ही उसने अपना रुख बदला, उसकी उभरी हुई मांसपेशियां लचीली हो गईं, जो शक्ति और दृढ़ संकल्प का जीवंत अवतार था। फिर वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा। उसने एक बहुत बड़ा हथौड़ा उठाया जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देता हुआ प्रतीत हो रहा था। हथियार ने रोनाल्ड पर इतनी ताकत से वार किया कि तबाही मचने वाली थी। रोनाल्ड का चेहरा अपरिवर्तित रहा, मानो कोई विशाल हथौड़ा उसे कुचलने की धमकी नहीं दे रहा था। असाधारण चपलता के साथ उसने एक हाथ उठाया और लगभग लापरवाही से उस विशाल प्रहार को रोक दिया। प्रभाव की गूंज हवा में हुई, एक विस्फोटक टक्कर जिसने सदमे की लहरों को बाहर की ओर भेजा। इससे पहले कि देवन संभल पाता, एक मुट्ठी बिजली की तरह हवा में चली गई, जिसने देवन पर एक विस्फोटक बल के साथ प्रहार किया जिसने सदमे की लहरों को वातावरण में फैला दिया। ये टक्कर तोप के धमाके जैसी थी, कच्ची ताकत और अधिक दृढ़ संकल्प की टक्कर। देवन का शरीर पीछे की ओर उछल गया, उसके अंग बाहर की ओर फैल गए और वह आश्चर्यजनक गति से हवा में उछल गया। लूना की उंगलियां उसकी कलाई पर बंधे कंगन के जोड़े के चारों ओर बंद हो गईं, उनमें मन को प्रवाहित किया। कंगन ने उसकी प्रतिक्रिया की, लंबाई बढ़ाए और आकार बदला। इसका आकार उसकी उंगलियों और कलाई के आकार के साथ सहज रूप से अनुकूलित हो गया। उसकी सांसें थम सी गईं जब दस्ताने उसके हाथों में एकदम फिट हो गए। उनका डिजाइन एक नर्म, अलौकिक चमक के साथ धड़क रहा था। लूना ने अपनी उंगलियां मोड़ी और उसकी आभा, जो कभी एक सूक्ष्म उपस्थिति थी, बाहर की ओर उठी, उसे एक उज्ज्वल, लगभग मूर्त ऊर्जा में ढंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दस्ताने ने उसके भीतर छिपी हुई शक्ति के भंडार को खोल दिया हो और उसके सार को और बढ़ा दिया हो। नए आत्मविश्वास के साथ लूना ने अपनी मुट्ठियां कस ली और मुक्का मारने की होड़ में शामिल हो गई। उसकी हरकतें शालीनता और गति से भरी हुई थीं, लेकिन रोनाल्ड ने लूना की बाहों को पकड़ लिया, एक ऐसी पकड़ जिसने उसके प्रतिरोध को कुचल दिया और फिर उसे निर्मम फर्श पर पटक दिया। प्रभाव की ताकत उसके शरीर में गूंज उठी, जिससे सनसनी की लहरें बाहर की ओर फैल गईं। एरियल ने मौके का फायदा उठाया और एक शिकारी की तरह घातक सटीकता से वार किया। उसके खंजर हवा में घूम रहे थे, एक ने रोनाल्ड के दिल को निशाना बनाया, दूसरे ने उसकी आंखों को। फिर भी रोनाल्ड की सुरक्षा अभेद्य बनी रही। अपनी कलाई के एक झटके से उसने एक वायु अवरोध को बुलाया, ये चमककर जीवंत हो गया, जिसने घातक प्रहार को रोक दिया। एरियल के हमले का तीव्र जवाब दिया गया। पेट पर एक शक्तिशाली लात मारी गई जिससे वह लड़खड़ा गया। वह फर्श पर गिर पड़ा और खून की खांसी होने लगी। रोनाल्ड की आवाज अराजकता को चीरती हुई आई, जो कृपालुता से भरी हुई थी।
मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मास्टर रैंक की तुलना ग्रैंड मास्टर रैंक से क्यों नहीं की जा सकती, उसने ताना मारा। गति की लहर, गति की धुंध में उसने असंभव तेजी के साथ दूरी को कम किया। रोनाल्ड की पकड़ में देवन का गला जकड़ लिया गया था, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी, जबकि वह एक बीमार दरार के साथ मुड़ गया था। एरियल की पीड़ा भरी चीख हवा में गूंज उठी, जो दुख और क्रोध की एक सिम्फनी थी। लूना अचानक आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। उसने अपनी सबसे मजबूत चाल चली। ईथर स्ट्राइक मुट्ठी, उसने बुदबुदाया। गति के एक विस्फोट में गॉन्टलेट की सतह ऊर्जा के एक उछाल के साथ लहराए। एक मन संक्रमित मुक्का अंधाधुंध गति से छोड़ा गया था, हवा में प्रहार की विशुद्ध शक्ति से चटकने की आवाज आई। गॉन्टलेट अपनी पहुंच का विस्तार करता हुआ प्रतीत हुआ, मुक्का लूना की इच्छा का विस्तार बन गया। रोनाल्ड ने जवाब में हवाई अवरोधक लगाया, जो एरियल के हमले को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए अवरोधक से दोगुना मजबूत था। ये प्रभाव जितना भयावह था, उतना ही विनाशकारी भी था, लेकिन हवा का अवरोध मजबूत था। रोनाल्ड ने उसे छाती पर एक क्रूर लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उछल गई। वह बिना हिले डुले, हड्डियों को हिला देने वाली धमाके के साथ जमीन पर गिरी। एरियल में क्रोध उमड़ पड़ा, भावनाओं का एक तूफान जिसने उसकी लापरवाही को और बढ़ा दिया। वह रोनाल्ड पर हताशा से पैदा हुई क्रूरता के साथ टूट पड़ा। उसके हमले प्रहारों और कटों की आंधी की तरह थे। लेकिन रोनाल्ड बेफिक्र था, उसकी हरकतें अलौकिक शालीनता और गणना की गई सटीकता का मिश्रण थीं। एरियल अचानक रुक गया और अपनी अंतिम चाल चलने का फैसला किया। उसने अपने खंजरों को ऊपर उठाते हुए अपना रुख नीचे कर लिया। छाया प्रहार, वह बुदबुदाया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे उसका रूप शून्य में विलीन हो गया हो, उसका सार छाया के मायावी क्षेत्र के साथ एक हो गया हो। रोनाल्ड की नज़रें तेज हो गईं क्योंकि उसने हलचल की एक झलक देखी। इससे पहले कि वह पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर पाता, अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अचानक एक खंजर अंधा कर देने वाली गति से प्रकट हुआ, जिसकी चमकती धार रोनाल्ड की आंखों से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर थी। रोनाल्ड की सहज प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया और एक अजीबोगरीब हरकत के साथ वह आगे बढ़ा और उसने एरियल की कलाई को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने लोहे की एक मुट्ठी से एरियल के हाथ को पकड़ा और उसे एक झटके से छुड़ाया। एरियल के चेहरे पर दर्द और सदमे के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि रोनाल्ड की आवाज में एक खौफनाक अंतिम भाव गूंज रहा था। यह मेरे बेटे के लिए है, रोनाल्ड ने घोषणा की, उसकी आवाज में जहरीली फुसफुसाहट थी। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है, तो तुम्हारा आखिरी मिशन चारा था, रोनाल्ड ने एरियल के कानों में फुसफुसाया। इस एहसास ने एरियल को एक शारीरिक आघात की तरह मारा, उसकी आंखों में तबाही साफ दिखाई दे रही थी। प्रेरी संरक्षकों में एक गद्दार था। एम्बर, काल्डोर, मुझे खेद है, एरियल ने दुख से बुदबुदाया। रोनाल्ड की हंसी हवा में गूंज उठी और उसने एक तेज, क्रूर हरकत के साथ एरियल की जान ले ली, उसकी गर्दन को ठंडे अंत के साथ तोड़ दिया। उसका शरीर बेजान होकर नीचे गिर गया। एरियल रेवनस्टाइन मर चुका था। विज्ञापन हटाकर अपना पढ़ने का अनुभव बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 13, एरियल रेवनस्टाइन की मृत्यु। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C13, एरियल रेवनस्टाइन की मृत्यु। अध्याय 13, एरियल रेवनस्टाइन की मृत्यु। अगले दिन एटिकस अपने बिस्तर पर ध्यान लगाते हुए बैठ गया। ध्यान में सूक्ष्म बदलाव के साथ उसने अपनी इंद्रियों को बढ़ाया, हवा में व्याप्त परिवेशी मन तक पहुंच गया। मन को अंदर खींचते हुए एटिकस ने महसूस किया कि यह उसके अस्तित्व में एक सौम्य झरने की तरह बह रहा है, एक झिलमिलाता हुआ प्रवाह जो दुनिया के सार के साथ प्रतिध्वनित होता है। जैसे जैसे मन उसके भीतर बहता गया, उसने इसे हेरफेर करना शुरू कर दिया, इसे अपने मन कोर में निर्देशित किया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और एक नरमाह भरी। कुछ भी नहीं बदला है। मैं कई सालों से इस तरह से प्रशिक्षण ले रहा हूँ, लेकिन मुझे इस दुनिया की शक्ति प्रणाली के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एटिकस ने सोचा। माँ ने कहा कि जब मैं 6 साल का हो जाऊंगा तो वह मुझे प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति देंगी। मैं अभी केवल मैना को अवशोषित करना जारी रख सकता हूँ। एक दिन पहले एटिकस ने बताया था कि वह डिनर के बाद लड़ना सीखना चाहता है। बेशक, अनास्तासिया ने सख्ती से मना कर दिया, ये दावा करते हुए कि एटिकस बहुत छोटा है। फिर एटिकस ने अपना गुप्त हथियार निकाला, उसका प्यारा पिल्ला चेहरा। हालांकि मनमोहक अभिव्यक्ति भी अनास्तासिया को प्रभावित नहीं कर सकी। एटिकस के लगातार विनती करने के कुछ मिनटों बाद
फ्रेया और एवलोन ने हस्तक्षेप किया और उसके अनुरोध का समर्थन किया। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन अनास्तासिया अनिच्छा से उसे 6 साल की उम्र में प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गई। वह महिला बहुत सुरक्षात्मक है, धिक्कार है, एटिकस ने नाराज होकर कहा। आप सोचेंगे कि युद्धों और मौतों से भरी दुनिया में माता पिता चाहेंगे कि उनके बच्चे कम उम्र में ही लड़ना और खुद का बचाव करना सीख जाएं। मुझे धैर्य रखना होगा। मैं अभी के लिए मैना को अवशोषित करता रहूंगा और फिर अगले साल मैं इस दुनिया की शक्ति प्रणाली को समझने और लड़ना सीखने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। बोमन ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से एवलोन के प्रशिक्षण कक्ष की ओर जाने वाले गलियारे में कदम रखा। उसके कदम तेज और दृढ़ थे, उसकी हरकतों में तत्परता की भावना थी। दरवाजे की चिकनी धातु की सतह परिवेशीय प्रकाश में चमक रही थी। इसका डिजाइन सुरुचिपूर्ण सादगी और उन्नत तकनीक का मिश्रण था। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, दरवाजे के भीतर लगे सेंसर ने उसकी उपस्थिति को पहचान लिया और बमुश्किल सुनाई देने वाली गुनगुनाहट के साथ दरवाजे की चिकनी सतह खुलने लगी, जिससे एवलोन को एक गहन प्रशिक्षण सत्र के बीच में देखा जा सकता था, जो लावा के चारों ओर पैर फैलाए बैठा था। बोमन ने अपना गला साफ करते हुए उसका ध्यान आकर्षित किया। मास्टर एवलोन, उसने कहा, उसकी आवाज में घबराहट थी। बुरी खबर है। एवलोन ने अपनी आंखें खोली। बोमन को यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये बहुत गंभीर बात होगी। जब मैं प्रशिक्षण ले रहा होता हूँ तो वह मुझे कभी परेशान नहीं करता। उसने उत्तेजना को निष्क्रिय कर दिया और बोमन को अपने पास आने दिया। क्या है? एवलोन की आवाज धीमी और नियंत्रित थी, लेकिन तनाव की एक अंतर्निहित धारा हवा में गूंज रही थी। बोमन ने ये विनाशकारी समाचार सुनाने से पहले घबराहट में अपना गला साफ किया। मास्टर एरियल, वह मारा गया है। बोमन के शब्द हवा में लटके हुए थे, उनके अर्थ का भार उन पर था। जब उन्होंने एरियल की असामयिक मृत्यु की खबर दी, तो ऐसा लगा जैसे एवलोन के आसपास की दुनिया बदल गई हो, एक अवास्तविक दृश्य में बदल गई हो। चहल पहल भरी हवेली की आवाजें, दूर से आती गतिविधि की गूंज, सब एक मौन सिम्फनी में फीकी पड़ गईं, केवल एक खोखली प्रतिध्वनि रह गई। एवलोन की नज़र बोमन के होठों पर टिकी हुई थी, जो हिल रहे थे, उन शब्दों को आकार दे रहे थे जिन्होंने उसकी वास्तविकता को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन गति के बावजूद शब्द उसके कानों तक पहुंचने से पहले ही विलीन हो गए। उसके ऊपर एक सुन्नता छा गई, अविश्वास का एक कोकून जिसने उसे खबर के पूरे प्रभाव से बचा लिया। अलगाव को महसूस करते हुए बोमन की आवाज खामोशी में बदल गई। उसकी चिंतित निगाहें एवलोन की दूर की आंखों से मिली, जो उस सदमे को पहचान गया जिसने उसे घेर लिया था। उसने एक कदम पीछे हटकर एवलोन को विनाशकारी सच्चाई को समझने के लिए जगह दी। एवलोन के मन में इस नुकसान की गंभीरता को लेकर संघर्ष करते हुए समय बीतता हुआ प्रतीत हो रहा था। एरियल, उसके भाई, उसके विश्वासपात्र की छवियां उसके विचारों में कौंध रही थी। हंसी मजाक, साथ साथ लड़ी गई लड़ाइयां, और अब एक ऐसा खालीपन जो फिर कभी नहीं भरेगा। आखिरकार एक अनंत काल के बाद एक आवाज एवलोन की इंद्रियों को घेरे हुए सुन्नता के कोहरे को भेदने में कामयाब रही। यह एक फीकी फुसफुसाहट थी, उसकी अपनी आवाज खंडित और दूर की। एरियल चला गया। उसकी अपनी आवाज की ध्वनि ने भ्रम को तोड़ दिया, जिससे वास्तविकता वापस आ गई। दुनिया ने अपनी आवाज वापस पा ली, हवेली का जीवन अपनी लय में लौट आया। बोमन की चिंतित आंखें एवलोन से मिली, उसके चेहरे पर सहानुभूति और सहानुभूति का मिश्रण दिखाई दिया। बोमन की आवाज जब आई तो वह बहुत कोमल थी, जैसे कि वह उस पल की नज़ाकत को पहचान रहा हो। हाँ, एवलोन की छाती में दर्द होने लगा, उसके अंदर दुख, गुस्सा और अविश्वास का मिश्रण उमड़ने लगा। उसने गहरी, कांपती हुई सांस ली, उसके हाथ अनजाने में उसके शरीर के किनारों पर कस गए। कैसे? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, जिससे उसकी भावनाएं प्रकट हो रही थीं, जिन्हें वह नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़ा, लेकिन हमें ऑब्सीडियन ऑर्डर पर संदेह है, बोमन ने उत्तर दिया। एवलोन का जबड़ा कस गया। शुरुआती सदमे की जगह एक उग्र दृढ़ संकल्प ने ले ली। क्रोध उमड़ पड़ा, उसके भीतर आग भड़क उठी। ऑब्सीडियन ऑर्डर, उसने दोहराया, उसकी आवाज अब दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। वे इसके लिए भुगतान करेंगे। उन्हें खोजो। एवलोन की आवाज स्टील की तरह थी, उसका आदेश अटल था। हमारे पास उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग करें। यदि आवश्यक हो तो पूरे मानव क्षेत्र को बंद कर दें। मैं चाहता हूं कि जिम्मेदार लोगों को ढूंढा जाए। बोमन ने सिर हिलाया। एवलोन के आदेशों को आत्मसात करते हुए उसका संकल्प दृढ़ हो गया। हाँ, मास्टर एवलोन, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
एवलॉन की आभा एक बार फिर से चमक उठी, हवा में लगभग स्पर्शनीय तनाव भर गया। इसका पक्का ख्याल रखना, वे इसके लिए भुगतान करेंगे। जब बोमन अपने आदेशों का पालन करने के लिए जल्दी से पीछे हटा, तो एवलॉन की निगाह क्षितिज पर टिकी रही। उसके विचार क्रोध और दुख के भावर से भरे हुए थे। विज्ञापन हटाकर अपना पढ़ने का अनुभव बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 14, समाधान। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C14, समाधान। अध्याय 14, समाधान। अनास्तासिया और फ्रेया एम्बर और केल्डोर के सामने खड़ी थीं। उनके दिल उस बोझ से भारी थे जिसे वे उठाने वाली थीं। अनास्तासिया ने अपना गला साफ किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वह आगे आने वाले दिल तोड़ने वाले काम के लिए खुद को तैयार कर रही थी। प्यारो, उसने कहा, उसकी आवाज़ नर्म लेकिन अस्थिर थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है जो बहुत मुश्किल है। एम्बर और केल्डोर ने उस पल की गंभीरता को समझते हुए अपनी आंखें उस पर टिका दी। उनकी निगाहें अनास्तासिया से हटकर एक दूसरे पर चली गईं, आशंकाओं का एक मौन आदान प्रदान। तुम्हारे पिता, एरियल, अनास्तासिया की आवाज़ लड़खड़ा गई, उसकी आंख से आंसू बह निकले। वह मर गया। जैसे ही उन शब्दों का वजन कमरे में जमा हुआ, मानो सांस रुक गई हो। उनके चेहरों पर तबाही छा गई। उन्होंने अविश्वास भरी नजरों का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि उनका धैर्य टूट गया और वे रोने लगे। हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहने वाले केल्डोर रो पड़े। यहाँ तक कि एम्बर, जो आमतौर पर संयमित और शांत रहती थी, भी अपना दुख नहीं रोक पाए और रो पड़ी। वे अनाथ हो गए थे। अनास्तासिया और फ्रेया आगे बढ़ी और उन्हें कसकर गले लगा लिया। कमरे में उनकी सिसकियां गूंज रही थी। दुख साझा किया जा रहा था और बोझ एक साथ उठाया जा रहा था। मैं वादा करती हूँ, अनास्तासिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहूंगी। एम्बर, जिसके आंसू फ्रेया के कंधे पर लगे थे, लाल आंखों से ऊपर की ओर देखने लगी। उसकी आवाज में दुख और गुस्से का मिश्रण था। ये किसने किया? फ्रेया ने एम्बर की नज़रों से नज़रें मिलाईं, दुखी थी। वह नहीं चाहती थी कि वह बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी जिए। हम अभी भी जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, हम पता लगा लेंगे। और जो भी जिम्मेदार होगा, उसे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। बड़े लोगों को इसे संभालने दो, प्रिय। फ्रेया ने एम्बर को और कसकर पकड़ लिया। हालांकि एम्बर हमेशा ठंडी और उदासीन रहती थी, लेकिन वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन दुनिया ने उससे एक ऐसा आदमी छीन लिया जिसकी वह दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह करती थी। मैं बहुत कमजोर हूँ, उसने सोचा, फ्रेया के कपड़ों को आंसुओं से भिगोते हुए। मुझे ताकत की जरूरत है। मैं उन लोगों को सजा दूंगी जिन्होंने उसे मारा, उसने सोचा। उसका दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। एटिकस अपने कमरे के अंदर मन को अवशोषित कर रहा था जब आर्य छाया से प्रकट हुआ। भाड़ में जाओ, उसका आश्चर्य स्पष्ट था। उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसने गलती की है और खुद को सुधारता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्या ने उसकी हरकतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहों में एक गंभीर वजन था और उसने एक गंभीर भाव के साथ उसकी आंखों से मुलाकात की। युवा मास्टर, युवा मिस एम्बर और युवा मास्टर केल्डोर के पिता कल रात मारे गए थे। आर्या के शब्द उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रहे थे। प्रत्येक शब्द पिछले शब्द से अधिक गहरा वार कर रहा था। कैसे? उसने पूछा, हैरान होकर कि एरियल को ऐसे ही मार दिया गया। अगर उसने कुछ सीखा था, तो वह ये था कि रेवेनस्टीन परिवार मानव क्षेत्र में सबसे मजबूत परिवारों में से एक था। यह आश्चर्यजनक था कि किसी ने एरियल को मारने की हिम्मत की। वे अभी भी जांच कर रहे हैं, युवा मास्टर। आपको युवा मास्टर काल्डोर और युवा मिस एम्बर से मिलना चाहिए। मेरी महिला अब उन्हें खबर बता रही है। एक और पल बर्बाद किए बिना एटिकस एम्बर और कैल्डोर की ओर चल पड़ा। उसका दिल अपने चचेरे भाइयों के लिए दुख से भरा हुआ था। वह एरियल से कभी नहीं मिला था और अगर वह कहता है कि उसे उसकी मौत पर कुछ महसूस हुआ तो वह झूठ बोल रहा होगा। हालांकि वे खून के रिश्ते से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति की परवाह करना मुश्किल था जिससे वह कभी नहीं मिला। उसे बस यही चिंता थी कि एम्बर और कैल्डोर कैसा महसूस करेंगे। उसने एम्बर और काल्डोर को देखा। उनके चेहरे दुख से भरे थे, वे फूट फूट कर रो रहे थे और उसकी नज़र अनास्तासिया और फ्रेया पर पड़ी, जो उनसे गले मिल रही थी। जब वह उनके पीछे खड़ा था, तो उसके विचार आत्मनिरीक्षण के बवंडर की तरह थे। एरियल ताकतवर था और फिर भी वह मर गया। इस दुनिया में पूर्ण शक्ति के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। यह मेरे लिए और भी बुरा है, क्योंकि मैं व्यावहारिक रूप से रेवेनस्टीन परिवार का वारिस हूँ।
मुझे शक्ति की आवश्यकता है। एटिकस अपने पिछले जीवन में कुछ भी करने में सक्षम हुए बिना मर गया था, उसने फिर से ऐसा होने से मना कर दिया। उसके भीतर एक दृढ़ संकल्प बस गया, एक आग जो नुकसान और दृढ़ संकल्प से प्रज्वलित हुई। एटिकस का जबड़ा कस गया, उसके हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। उसने देखा कि अनास्तासिया और फ्रेया उन्हें दिलासा दे रही थी, उसका दिल उनके दर्द के लिए तड़प रहा था। मुझे ताकत की जरूरत है, उसने खुद से दोहराया। ये शब्द एक मौन प्रतिज्ञा थे। वह कड़ी मेहनत करेगा, खुद को और आगे बढ़ाएगा, और एक ताकत बनेगा जिसका सामना करना पड़ेगा। इस बीच रावनस्टीन एस्टेट के भीतर एक ऊंचे पहाड़ की गोद में बसा एक एकांत प्रशिक्षण केंद्र था, जिसे अद्वितीय सटीकता के साथ तैयार किया गया था और जो सबसे दुर्जय प्राणियों पैरागॉन की ताकत का सामना करने के लिए सुदृढ़ था। जब एवलॉन इस दुर्जय सुविधा के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था, तो उसकी भावनाएं उसके भीतर तूफान की तरह उमड़ रही थीं। गहरी सांसों ने उसके संकल्प को स्थिर किया, उसके हाथ कभी कभी हल्के से कांप रहे थे। उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा और दृढ़ निश्चय के साथ एवलॉन आगे बढ़ा, उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। विज्ञापन हटाकर अपना पढ़ने का अनुभव बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 15, मैग्नस रावनस्टीन। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C15, मैग्नस रावनस्टीन। अध्याय 15, मैग्नस रावनस्टीन। एवलॉन ने प्रशिक्षण केंद्र में उद्देश्यपूर्ण ढंग से कदम बढ़ाए। उसकी निगाहें स्थिर थीं, क्योंकि वह एक दरवाजे के पास पहुंचा, जिसकी धातु की सतह बिना किसी आवाज के उसके सामने खुल रही थी। अंदर उसकी नज़र एक आकृति पर टिकी जो उसके केंद्र में ध्यान कर रही थी। यह आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी थी, उसकी मुद्रा से सहज आत्मविश्वास का भाव झलक रहा था। उसकी उपस्थिति से एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा था, एक आभा जो एक ऐसी प्रतिध्वनि के साथ स्पंदित हो रही थी जो सांसारिकता से परे थी। ऐसा लगता था मानो उसके आसपास की हवा में बिजली का आवेश हो, एक ऐसी ताकत जो उसे आम लोगों से अलग करती थी। चौड़े कंधे और मांसल शरीर से कच्ची शक्ति का आभास होता है, जो ध्यान और सम्मान आकर्षित करता है। तराशी हुई जबड़े की रेखा और तीखी स्टील ग्रे आंखों के साथ उसकी निगाह में एक अटूट तीव्रता है जो सबसे साहसी विरोधियों की रीढ़ में भी सिहरन पैदा कर सकती है। बहुत पहले की लड़ाई में अर्जित एक निशान उसके गाल पर है, जो उसके सम्मान का प्रतीक है और जो उसके कठोर और युद्ध कठोर रूप को और भी निखारता है। यह आदमी मैग्नस रावनस्टीन था, रावनस्टीन का आदर्श, मानवता का एक शक्तिशाली व्यक्ति। शांत निश्चय के साथ एवलॉन ने दूरी कम कर ली, उसके कदम धीरे धीरे कक्ष की दीवारों से टकरा रहे थे। जैसे ही वह पास आया, उसने सम्मानपूर्वक झुककर उस आदमी का अभिवादन किया। पिताजी। मैग्नस की आंखें, हालांकि अभी भी बंद थीं, एवलॉन की मौजूदगी को स्वीकार करती हुई लग रही थी। उसकी प्रतिक्रिया में चेतावनी का भाव था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास मुझे परेशान करने के लिए कुछ अच्छा होगा, एवलॉन। एवलॉन का चेहरा और भी उदास हो गया। उसके जबड़े भींचे हुए थे क्योंकि वह उन शब्दों के वजन के लिए खुद को तैयार कर रहा था जो वह बोलने वाला था। एरियल मारा गया, उसने कहा। मैग्नस की आंखें अचानक खुल गईं, उसकी नज़रें तीखी और तीक्ष्ण थीं। जो तुमने अभी कहा था, उसे दोहराओ, उसने मांग की, उसका स्वर ठंडा और अडिग था। एवलॉन का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने ये विनाशकारी समाचार दोहराया, एरियल की मृत्यु हो गई। एक पल में ऐसा लगा जैसे हवा उनके चारों ओर टूट गई हो, गति और ध्वनि का एक ऐसा धुंधलापन जो लगभग अगोचर था। एक सुपरसोनिक मुक्का हड्डियों को कुचलने वाली ताकत के साथ लगा, जिसने एवलॉन को इतना जोरदार झटका दिया कि वह लड़खड़ा गया। इस प्रहार के पीछे की शक्ति समझ से परे थी, जो मैग्नस की शक्ति की गहराई का प्रमाण था। एवलॉन का शरीर हवा में उछलकर दीवार से टकरा गया। दीवारों पर उकेरे गए रून बस टिमटिमा रहे थे, उनके जटिल डिजाइन क्षण भर के लिए शॉकवेव से विचलित हो गए। कमरे को पैरागॉन्स का सामना करने के लिए बनाया गया था, पंच की ताकत इसे नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एवलॉन दीवार के सहारे लेटा हुआ था, उसकी सांस फूल रही थी, दर्द उसके शरीर में जल रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, उसका दिमाग वार की तीव्रता और विशुद्ध शक्ति को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने ग्रैंड मास्टर रैंक के व्यक्ति के रूप में लड़ाइयों का सामना किया था, खून और पसीने से अर्जित शक्ति, लेकिन अपने पिता के सामने वह एक नौसिखिया की तरह महसूस करता था। मैग्नस स्थिर रहा, अभी भी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। उसकी उपस्थिति से ही प्रभुत्व की आभा फैल रही थी, पैरागॉन की शक्ति का एक अवतार। युद्ध के मैदान का एक भयावह दानव, एवलॉन, एक ही वार से दब गया। पैरागॉन की शक्ति ऐसी थी।
ग्रैंडमास्टर रैंक से पैरागॉन तक पहुंचना शक्ति के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है, एक ऐसा परिवर्तन जो मानवीय क्षमता की सीमाओं को चुनौती देता है। यह एक ऐसा कायापलट है जो किसी व्यक्ति को शक्ति के अभूतपूर्व स्रोत तक पहुंच प्रदान करता है, जो उन्हें असाधारण के सोपानों में पहुंचाता है। इस रैंक पर मान और आंकड़ों की वृद्धि विस्मयकारी से कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी अप्रयुक्त जलाशय के द्वार खोल दिए गए हों, जिससे ऊर्जा की एक धारा निकल रही हो जो व्यक्ति के अस्तित्व के मूल में प्रवाहित हो रही हो। शक्ति में यह उछाल अद्वितीय है, जिसमें मान का स्तर एक चौंका देने वाले परिमाण तक बढ़ जाता है, जो कभी असाधारण माने जाने वाले स्तर को बौना बना देता है। लेकिन ये बदलाव सिर्फ मात्रात्मक नहीं है। ग्रैंडमास्टर रैंक से पैरागॉन रैंक में संक्रमण गुणात्मक परिवर्तन भी लाता है। ग्रैंडमास्टर रैंक प्राप्त करने के लिए किसी को एक डोमेन बनाने की जटिल कला में महारत हासिल करनी चाहिए, एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र जो उनकी शक्ति को समाहित करता है और वास्तविकता के ताने बाने को मोड़ता है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसके लिए किसी की क्षमताओं और उसके आसपास की दुनिया की गहन समझ की आवश्यकता होती है। एट नोबल बन एट। हालांकि एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए किसी व्यक्ति को केवल एक डोमेन की स्थापना से परे जाना चाहिए। उन्हें अपनी शक्ति को इस तरह से मूर्त रूप देना चाहिए कि वह महारत से परे हो, अपनी क्षमताओं का एक जीवंत वाहक बन जाए। उनके अस्तित्व का हर पहलू, हर विचार, हर क्रिया उनकी शक्ति के सार से ओतप्रोत है। ये स्वयं और क्षमता का एक सम्मिलन है, एक सामंजस्यपूर्ण अभिसरण जो केवल तकनीक से परे है। ग्रैंडमास्टर रैंक और पैरागॉन के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था, इसलिए एवोलॉन को बिना किसी लड़ाई के हारते देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। एवोलॉन ने मैग्नस के सामने घुटने टेक दिए और अपनी असफलताओं के बोझ को चुपचाप स्वीकार किया। तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम परिवार की रक्षा भी नहीं कर सके? मैग्नस की आवाज में क्रोध की एक उबलती धारा थी, हर शब्द निराशा से टपक रहा था। क्या मैंने तुम्हें परिवार के मुखिया का पद देकर कोई गलती की? उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, एक कड़वा आरोप जो दिल को छू गया। एवोलॉन की हताशा और दुख उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे, दुख और दृढ़ संकल्प का मिश्रण। उसके हाथ उसकी बगल में मुट्ठियों में बंधे हुए थे, उसके दांत कच्ची भावनाओं को दर्शा रहे थे। मुझे खेद है, उसने स्वीकार किया, उसकी आवाज में खेद था। मैग्नस की आंखें उसे घूर रही थीं, एक खामोश चुनौती जो जवाब मांग रही थी। उसे किसने मारा? उसकी आवाज एक गरजदार आदेश थी, जवाबदेही की मांग। हम अभी भी खोज कर रहे हैं, एवोलॉन ने जवाब दिया। एक पल में मैग्नस की आभा आगे बढ़ी, एक जबरदस्त ताकत जिसने एवोलॉन को हड्डियों को कुचलने वाले प्रभाव से मारा। बल इतना प्रचंड था कि वो जमीन पर गिर गया, उसका शरीर मैग्नस की शक्ति के वजन से जकड़ गया। वह सांस लेने के लिए हौंफने लगा, आभा के दबाव से लगभग दम घुटने लगा। कुछ दर्दनाक सेकंड के बाद दबाव खत्म हो गया और एवोलॉन ने खुद को सीधा करने के लिए संघर्ष किया। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था, उसका शरीर हमले से दर्द कर रहा था। एवोलॉन की आवाज ने बाद की घटनाओं को काट दिया, उनके शब्दों में एक नई धार थी। लेकिन हमें ऑब्सीडियन ऑर्डर पर संदेह है, उसने आगे कहा, उसके मुंह से खून बह रहा था। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं फिर से सामने आऊं, मैग्नस ने गुस्से से भरी आवाज में कहा। ऐसा लगता है कि अब लोगों को रेवेनस्टीन से डर नहीं लगता। एक पारिवारिक बैठक बुलाओ, मैग्नस ने दृढ़ स्वर में मांग की, उपस्थिति अनिवार्य है। रेवेनस्टीन परिवार में कई शाखा परिवार आपस में मिलकर एक जटिल और सामंजस्यपूर्ण संपूर्णता बनाते हैं। प्रत्येक शाखा ने परिवार की विरासत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनकी अनूठी जिम्मेदारियों ने रेवेनस्टीन की शानदार प्रतिष्ठा में योगदान दिया। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने खुद को व्यापार और वाणिज्य के जटिल जाल में समर्पित कर दिया था। इन चतुर रेवेनस्टीन ने बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं की हमेशा बदलती धाराओं को नियंत्रित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि रेवेनस्टीन अपनी समृद्धि और प्रभाव को बनाए रखें। अवसरों की गहरी समझ और वैश्विक गतिशीलता की समझ के साथ उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क स्थापित किए और परिवार की वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित किया। वे रेवेनक्रेस्ट कंसोर्टियम का प्रबंधन करते हैं, जो मानव क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति है और मुख्य परिवार को सीधे रिपोर्ट करता है। दूसरे मोर्चे पर अद्वितीय कौशल और अनुशासन के योद्धाओं ने मार्शल कौशल के लिए समर्पित शाखा परिवार के भीतर अपने कौशल को निखारा। कठोर प्रशिक्षण और अथक समर्पण के माध्यम से वे दुर्जेय संरक्षकों में तब्दील हो गए, जिन्होंने अटूट निष्ठा के साथ परिवार के हितों की रक्षा की। ये योद्धा परिवार की ताकत के प्रतीक थे, जो सदियों पुरानी सैन्य परंपरा की विरासत को मूर्त रूप देते थे। उन्हें रेवन वेनेगार्ड कहा जाता है और वे सीधे मुख्य परिवार को रिपोर्ट करते हैं।
गुप्तचर व्यवस्था में खुफिया जानकारी और सूचना हेरफेर पर केंद्रित एक शाखा परिवार ने रहस्यों को इकट्ठा करने, गुप्त संदेशों को समझने और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने के लिए अथक परिश्रम किया। जासूसी और साजिश में उनकी विशेषज्ञता ने रेवेनस्टीन को सूचना को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि वे अपने प्रतिद्वंद्वियों और विरोधियों से आगे रहें। उन्हें साइलेंट नेक्सस के रूप में जाना जाता है और वे केवल परिवार के मुखिया को रिपोर्ट करते हैं। जबकि अन्य शाखाएं भी मौजूद थीं, ये परिवार रेवेनस्टीन वंश के भीतर प्राथमिक शक्ति के रूप में खड़े थे। अपने संयुक्त प्रयासों के माध्यम से रेवेनस्टीन ने अपनी प्रतिष्ठित विरासत को कायम रखा, जो अद्वितीय प्रभाव और श्रद्धेय शक्ति की एक शक्ति थी। हाँ, पिताजी, एवलॉन ने उत्तर दिया। फिर वह खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। एवलॉन के जाने के बाद मैग्नस की नज़र जमीन पर चली गई। उसकी आंखें गंभीर चिंतन के एक पल में बंद हो गईं। उदासी की एक झलक उसके चेहरे पर उभर आई और उसके चेहरे पर दुख की लकीरें उभर आईं। उसके होठों से एक गहरी आह निकली। उसकी सांसें उसके चारों ओर उदासी के माहौल में घुल मिल गईं। सहानुभूति की भावना के साथ उसने एवलॉन के बोझ की गहराई को स्वीकार किया। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, एवलॉन, उसने फुसफुसाया। उसके शब्दों में एक शांत आश्वासन था। तुमने उसे निराश नहीं किया, मैंने किया। मैग्नस की नसों में दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ गई। न्याय की तलाश करने और मारे गए लोगों का बदला लेने का एक प्रबल संकल्प। एक पल में उसकी आभा जीवन में चमक उठी, एक अलौकिक ऊर्जा जो शक्ति और अधिकार को विकीर्ण करती थी। कमरा खुद ही प्रतिक्रिया में कांपने लगा। हवा कांप रही थी, मानो मैग्नस द्वारा छोड़ी गई शक्ति को स्वीकार कर रही हो। ऑब्सीडियन ऑर्डर, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गुस्सा था। दीवारों पर उकेरे गए रून झिलमिला रहे थे। उनके प्रतीक एक आंतरिक प्रकाश से चमक रहे थे, जैसे कि मैग्नस की शक्तिशाली ऊर्जा से प्रेरित हों। हवा में एक विद्युतीय ऊर्जा की चिंगारी सी गूंज रही थी, जो मैग्नस की ताकत की गहराई का प्रमाण थी। विज्ञापन हटाकर अपना पढ़ने का अनुभव बेहतर बनाए। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 16, अंतर्धारा। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C16, अंतर्धारा। अध्याय 16, अंतर्धारा। एक मंद रोशनी वाले कमरे में यातना का एक दृश्य सामने आया। एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। उसकी पीड़ा भरी चीखें ठंडी धातु की दीवारों से गूंज रही थी और उसके सामने खड़ी महिला उसे अकथनीय पीड़ा दे रही थी। कंधों से नीचे तक झरते सफेद बालों के साथ वह अलौकिक सुंदरता की आभा बिखेर रही थी, जो उसकी निगाहों में नाचती हुई दुष्टता के साथ मेल खाती थी। उसका रूप सुडौल था, जो उसके कार्यों से प्रकट होने वाली दुष्टता के बिल्कुल विपरीत था। इस विचलित करने वाली झांकी में एक और आकृति प्रवेश करती है, एक व्यक्ति जिसका आचरण सम्मान और आदर से भरा हुआ है। मिस्ट्रेस लियाना, उसने उसे संबोधित किया। उसके शब्द सावधानी और नपे तुले थे। मास्टर मैग्नस ने एक पारिवारिक बैठक बुलाई है और उसमें उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे ही वह आदमी बोल रहा था, लियाना का ध्यान अपने शिकार से हटकर नए व्यक्ति पर चला गया। उसकी निगाहें उसे इतनी गहराई से घूर रही थीं कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। जब उसे उसकी ताकत और उसकी बर्फीली आभा का एहसास हुआ, तो उसे बेचैनी का एहसास हुआ। डरावना, उसने सोचा। उसकी आंतरिक आवाज में आशंका और विस्मय का मिश्रण था। महिला की निगाह ने उसे बंदी बना लिया। उसकी उपस्थिति ने उसे अभिभूत कर दिया। साइलेंट नेक्सस की रहस्यमयी मुखिया लियाना हमेशा से ही ठंडे हिसाब किताब की आभा में लिपटी हुई एक शख्सियत रही थी। उसका हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। उसकी हरकतें उसकी सावधानीपूर्वक योजना और रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रतिबिंब थीं। फिर भी उसने जो पीड़ा दी थी, उससे उसका एक ऐसा पक्ष सामने आया जो डरावना और आकर्षक दोनों था। एक उपेक्षापूर्ण इशारे के साथ लियाना ने उस आदमी को वहां से चले जाने का निर्देश दिया। उसका ध्यान पुनः उसके भयावह काम पर चला गया। समय बीतता गया और आखिरकार लियाना कमरे से बाहर निकली। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। उसकी पहले की ठंडक अब लगभग चक्करदार प्रत्याशा में बदल गई थी। आखिरकार, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज में उत्साह का एक स्वर था। यहाँ सब कुछ दिलचस्प होने वाला है। एक सुंदर भोजन कक्ष में परिवार की मधुर बातचीत से वातावरण भर गया, जबकि सौम्य गोलाकार शरीर और सफेद बालों वाले नाथन अपने प्रियजनों के साथ दोपहर के भोजन में व्यस्त थे। इस रमणीय दृश्य के बीच में एक छाया उसके चेहरे पर पड़ गई, जब उसका बटले चुपके से झुककर परिवार की बैठक की खबर फुसफुसाता हुआ आया। नाथन के चेहरे पर अचानक से बदलाव आया।
चिंता की एक झलक जिसे उसने तुरंत एक विनम्र मुस्कान के पीछे छिपा लिया। धन्यवाद, रेन, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके स्वर में कृतज्ञता और संयम का सावधानीपूर्वक मिश्रण था। एक सुंदर झुकाव के साथ बटलर वापस चला गया, जिससे नाथन को अचानक वातावरण में आए बदलाव को शांति से संभालना पड़ा। जैसे ही उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी ओर देखा, उनके चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। नाथन की पत्नी ने अपनी चिंता व्यक्त की। क्या सब ठीक है, प्रिय? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता का भाव था। नाथन की मुस्कान स्थिर रही और उसने उसे आश्वस्त किया। उसकी आंखें उसकी आंखों से एक आश्वस्त नजर से मिली। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे प्यारे, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक शांत स्वर था। चीजें मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। उसके दिमाग में एक और गंभीर विचार गूंज उठा। रेवेनक्रेस्ट कंसोर्टियम के प्रमुख के रूप में नाथन की दूरदर्शिता ने उसे इस अप्रत्याशित पारिवारिक बैठक से होने वाले बदलावों को पहचानने में मदद की। शराब का अंतिम घूंट लेते हुए नाथन ने स्वयं को शांत करने के लिए कुछ क्षण लिए। उसके विचार तैयारी और चिंतन के तूफान से भरे हुए थे। युद्ध के मैदान के भयावह परिणाम के बीच एक अकेला व्यक्ति शक्ति और विनाश का प्रतीक बनकर खड़ा था। उसके चारों ओर बिखरे हुए बेजान शरीर उसकी वीरता के भयावह प्रमाण थे। उसका मजबूत शरीर अधिकार की भावना से भरा हुआ था और उसके सफ़ेद बाल उसकी बेदाग साफ सुथरी पोशाक के साथ एकदम विपरीत थे, जो उसके चारों ओर फैली हुई तबाही के बिल्कुल विपरीत था। एक आदमी उसके सामने प्रकट हुआ, एक ऐसी घटना जिसे ग्रैंडमास्टर रैंक ने एक उदासीन भाव से स्वीकार किया। ग्रैंडमास्टर रैंक की आवाज़ में शक्ति थी, जो उसके उच्च दर्जे का प्रतिबिंब थी। एको, मुझे आशा है कि कोई बच नहीं गया होगा। उसकी पूछताछ का संक्षिप्त जवाब मिला। नहीं, मास्टर सिरियस, उस आदमी ने तटस्थ और कुशल स्वर में उत्तर दिया। घर से संदेश आया है, मास्टर, एको ने कहा। सिरियस की जिज्ञासा बढ़ गई। ओह, वह क्या है? उसने पूछा। जैसे ही एको ने एरियल की मौत और मैग्नस द्वारा बुलाई गई पारिवारिक बैठक की खबर दी, सिरियस की प्रतिक्रिया बहुत ही तीव्र थी। उसके अंदर क्रोध की लहर दौड़ गई, उसके चेहरे पर आक्रोश की लहर दौड़ गई। एरियल मारा गया, वह उबल पड़ा। उसकी आवाज़ में अविश्वास और रोष का जबरदस्त मिश्रण था। रावेनस्टीन परिवार को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के विचार ने उसके भीतर एक जलती हुई क्रोध को भड़का दिया। उसके अगले शब्द निर्णायक थे, जो एक भयावह अंतिमता की तरह गूंज रहे थे। हम वापस जा रहे हैं, उसने घोषणा की। उसके स्वर में जहर टपक रहा था। निहितार्थ स्पष्ट था, एरियल की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को रावेनस्टीन के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उनके शब्द का वजन है, क्योंकि यह व्यक्ति रेवन वैनगार्ड का प्रमुख है, सिरियस रावेनस्टीन। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 17, अंतिम संस्कार। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C17, अंतिम संस्कार। अध्याय 17, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के दिन आते ही रावेनस्टीन एस्टेट की भव्यता एक गमगीन रंग में बदल गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, उनका वजन उपस्थित लोगों के दिलों पर छाए भारीपन को दर्शा रहा था। हवा में श्रद्धा का भाव था, मानो प्रकृति ने खुद इस पवित्र अवसर को श्रद्धांजलि दी हो। रावेनस्टीन एस्टेट के बीचों बीच स्थित रावेनस्टीन परिवार की कब्रगाह इस शक्तिशाली परिवार की विरासत और शक्ति का एक गंभीर प्रमाण है। संगमरमर और पत्थर के स्मारक जमीन से खूबसूरती से उभरे हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक पर एक प्रतिष्ठित रावेनस्टीन का निशान है। विस्तृत मूर्तियां और जटिल नक्काशी इन शानदार व्यक्तियों के सार को दर्शाती हैं, जो परिवार की विरासत में उनकी उपलब्धियों और योगदान को अमर बनाती हैं। टिमटिमाती मोमबत्तियों और आधी रात के रंग के फूलों की मालाओं से सजे संगमरमर के मंच पर खाली ताबूत रखा गया था, जो एरियल रावेनस्टीन के अंतिम विश्राम स्थल का प्रतीक था। रावेनस्टीन परिवार अपने विशिष्ट सफ़ेद बालों के साथ सबसे आगे एक साथ खड़ा था। उनके हाव भाव मोज़ेक की तरह थे, प्रत्येक चेहरे पर उनके वंश का भार अंकित था। एटिकस, एम्बर और कैल्डोर एक साथ सामने खड़े थे। एम्बर और कैल्डोर की आंखें पूरी रात रोने से पूरी तरह लाल हो गई थीं। एटिकस उन्हें इस हालत में देखकर अपनी मुट्ठी बंद किए बिना नहीं रह सका। वह हमेशा अपने परिवार की बहुत परवाह करता था और उन्हें इस तरह देखकर उसे बहुत दुख होता था। सुबह की खामोशी में उसके दिमाग में एक ही शब्द गूंज रहा था, शक्ति। जैसे ही सेवा शुरू हुई, एकत्रित भीड़ में सन्नाटा छा गया। मातमी तारों से सजी एक कोमल शोकगीत, पत्तों की सरसराहट और शोक करने वाले कबूतर की दूर से आती प्रतिध्वनि के साथ गुंथी हुई। रावेनस्टीन परिवार के मुखिया एवलॉन सभा को संबोधित करने के लिए आगे बढ़े। उदास चेहरों के बीच खड़े होकर
एवलॉन की आवाज में दुख और श्रद्धा दोनों का भार था जब वह अपने शहीद भाई के बारे में बात कर रहा था। वह एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पिता। एवलॉन के शब्द हवा में लटके हुए लग रहे थे, जो उसकी भावनाओं की गहराई का प्रमाण था। अत्यंत प्रतिभाशाली, एरियल में दृढ़ संकल्प की ज्वाला थी और उसका हृदय असीम था। एवलॉन के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी जब वह याद कर रहा था, जो भारी वातावरण के साथ एक मधुर कड़वी विपरीतता थी। एवलॉन की नज़र एक पल के लिए नीचे की ओर मुड़ गई, उसकी अभिव्यक्ति दुख की घूंघट से ढक गई। वह इस तरह जाने के लायक नहीं था, उसने बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ हवा से उड़ती हुई एक फुसफुसाहट थी। उसकी रोशनी का इस तरह अचानक बुझ जाना, यह एक ऐसा नुकसान है जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। भावनाओं से उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, लेकिन एवलॉन का संकल्प अडिग था। लेकिन इस मौत के सामने भी हमें उनकी विरासत को याद रखना चाहिए, उन्होंने घोषणा की। उनके शब्द एक रैली का नारा थे। एरियल की आत्मा उनके द्वारा अपनाए गए आदर्शों और हम सभी पर उनके प्रभाव में जीवित है। एवलॉन की आवाज़ और भी मजबूत हो गई, उसकी आंखों में गर्व और उदासी का मिश्रण चमक रहा था। आइए हम एरियल के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए, उसके द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रखते हुए और एक परिवार के रूप में एकजुट होकर उसका सम्मान करें। क्योंकि मृत्यु के बाद भी उसकी उपस्थिति एक मार्गदर्शक प्रकाश बनी हुई है जो हमें हमेशा प्रेरित करेगी। जब खाली ताबूत को धीरे धीरे जमीन में उतारा गया तो आंगन में एक मार्मिक सन्नाटा छा गया। एरियल के भौतिक रूप की अनुपस्थिति भाग्य की अनिश्चितताओं की एक मार्मिक याद दिला रही थी। फिर भी वातावरण में एकता की भावना व्याप्त थी, एक साझा समझ थी कि एरियल की आत्मा हमेशा के लिए रेवनस्टाइन नाम की विरासत के साथ जुड़ी रहेगी। एटिकस, एम्बर, कैल्डोर और परिवार के अन्य सदस्यों ने अपने भावों में दुख और संकल्प का मिश्रण देखा, बारी बारी से ताबूत पर एक एक सफ़ेद गुलाब रखा। ऐसा लग रहा था कि पंखुड़ियों में उनकी भावनाओं की फुसफुसाहट थी, जो शहीदों के लिए एक मौन श्रद्धांजलि थी। एरियल रेवनस्टीन के अंतिम संस्कार के बाद भव्य एस्टेट में उन परिवारों का जुलूस निकला जो उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। एक परिवारों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा क्योंकि वे इसे अपने से नीचे मानते थे कि वे इस तरह के सम्मान के लिए आए। भव्य हॉल में, जिसे शोक मनाने वालों और श्रद्धांजलि देने वाले परिवारों के लिए एक सभा स्थल में बदल दिया गया था, एटिकस उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा। उसकी नज़र उदास भीड़ पर पड़ी। उसने फ्रेया और कैल्डोर को कुछ लोगों से बात करते हुए देखा, लेकिन एम्बर को नहीं। आखिरकार उसने उसे एक कोने में अकेली खड़ी पाया, परछाइयों से छिपकर। उसका व्यवहार उस दुख का प्रतिबिंब था जो पूरे कमरे में छाया हुआ था। सहानुभूति की भावना के साथ उसके पास जाकर एटिकस ने एक सौम्य मुस्कान पेश की। एम्बर, उसने शुरू किया, उसका स्वर नर्म और आश्वस्त करने वाला था। मुझे पता है कि यह एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है, लेकिन तुम कैसे टिके हुए हो? एम्बर की नज़र एटिकस की ओर मुड़ गई, उसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था, उसकी कभी चमकीली आंखें अब लाल और सूजी हुई थी। लगातार आंसू पोंछने से उसकी आस्तीन भीग गई थी। वह इसके लायक नहीं था, उसने कहा। उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी, उसके शब्दों में कच्ची कमजोरी थी। एटिकस ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में समझ झलक रही थी। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने सहमति जताई। कभी कभी जीवन हमें दर्दनाक हाथों से गुजरता है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, आपके पास एक परिवार है जो आपकी बहुत परवाह करता है, और हम एक दूसरे का समर्थन करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एम्बर की चुप्पी बनी रही, उसकी आंखें दूर किसी बिंदु पर टिकी हुई थी। एटिकस ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज़ कोमल लेकिन दृढ़ थी। तुम्हें इससे आगे बढ़ना होगा, एम्बर। ये वही है जो एरियल चाहता होगा। एक क्षण के लिए एम्बर का मुखौटा डगमगा गया, उसकी आंखों में कमजोरी की एक झलक दिखाई दी। ये दुखदाई है, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज़ में अंततः उसके अंदर छिपी भावनाओं का संकेत प्रकट हुआ। एटिकस ने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। दुख होना ठीक है, उसने उसे आश्वस्त किया, लेकिन उस दर्द को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उन लोगों पर भरोसा करो जो तुम्हारी परवाह करते हैं, और साथ मिलकर हम एरियल की याद को सम्मान देने का कोई रास्ता खोज लेंगे। एम्बर की नज़रें उसकी नज़रों से मिली, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया और फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी, धन्यवाद। एटिकस ने उसे अपने पास खींच लिया और धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। तुम कभी अकेली नहीं होती, एम्बर, उसने उसे आश्वस्त किया। उसके शब्द एक वादा थे। विज्ञापन हटाकर अपना पढ़ने का अनुभव बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 18,
पारिवारिक बैठक। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C18, पारिवारिक बैठक। अध्याय 18, पारिवारिक बैठक। रेवेनस्टीन एस्टेट के शांत विस्तार में, जब मैग्नस एरियल की अलंकृत कब्र के सामने गंभीर चिंतन में खड़ा था, तब कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। उसकी निगाहें स्मारक को सजाने वाली जटिल नक्काशी पर टिकी थी, जो यादों और पछतावे की भूल भुलैया में खोई हुई थी। एक सौम्य पदचाप, जो उसके विचारों की पृष्ठभूमि में बमुश्किल फुसफुसाहट थी, ने उसका ध्यान स्मारक से हटा दिया। फ्रेया, एक शक्ति और शालीन महिला, पीछे से आई। उसकी उपस्थिति दुख के दर्द के लिए एक सुखदायक मरहम थी। मैग्नस, उसकी आवाज़ एक कोमल दुलार थी, जिसमें स्नेह और तिरस्कार का मिश्रण था। एक मुस्कान के साथ मुड़ते हुए मैग्नस ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं। मेरी प्यारी पत्नी, उसने उसका अभिवादन किया, उसके शब्दों में सच्ची गर्मजोशी थी। फ्रेया ने अपनी भौं को नाजुक ढंग से ऊपर उठाते हुए जवाब दिया। तो अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उसके शब्दों में हास्य की एक सूक्ष्म धारा थी, जो उनके रिश्ते की जटिलता पर एक चंचल प्रहार था। मैग्नस ने अपनी बाहें एक अव्यक्त निमंत्रण में फैला दी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। चलो प्रिय, उसने विनती की। उसकी आवाज़ एक मधुर धुन की तरह थी जो हवा में लटकी हुई थी। तुम्हें पता है कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा? अगर हमें इस दुनिया में जीवित रहना है तो हमें ताकत की ज़रूरत है। एवलोन अभी परिवार का भार उठाने के लिए तैयार नहीं है। फ्रेया ने एक आह भरी, जिसके साथ निराशा का बोझ भी था। तुम सालों तक एकांत में गायब रहे, उसने फटकार लगाई। उसकी आवाज़ में चोट और झुंझलाहट का मिश्रण था। एक बार भी मुलाकात नहीं की, और अब अचानक तुमने देखभाल करने वाले पति की भूमिका निभाने का फैसला किया है। मैग्नस ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जो उनके बीच पैदा हुई भावनात्मक खाई को पाटने का एक सौम्य प्रयास था। मैंने ये हमारे लिए किया, फ्रेया, उसने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज़ में एक स्थिर आश्वासन था। हर ताकत मायने रखती है। एवलोन को बहुत कुछ सीखना है इससे पहले कि वह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो। फ्रेया के भीतर निराशा की चिंगारी भड़क उठी। उसकी आवाज़ और भी तीखी हो गई। एवलोन तुम्हें देखने के बाद खून से लथपथ लौटा, उसने आरोप लगाया। उसकी निगाहें परस्पर विरोधी भावनाओं के तूफान से भरी थीं। क्या तुमने इसका दोष उस पर लगाया? मैग्नस का व्यवहार गंभीर हो गया। मुझे उसके साथ सख्त रहना था, फ्रेया, उसने अपने शब्दों को संतुलित और दृढ़ रखते हुए समझाया। उसे परिवार का नेतृत्व करने की गंभीरता को समझना चाहिए। अगर वह अपने खून पसीने की रक्षा नहीं कर सकता, तो हम परिवार को उसके हवाले कैसे कर सकते हैं? फ्रेया की आंखों में गुस्सा कम हो गया, उसकी जगह गहरी उदासी आ गई। बोलते समय उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसके शब्द उसके दिल में जमे दुख से दबे हुए थे। एरियल बहुत छोटा था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, बहुत छोटा। मैग्नस ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी बाहों में उसके भीतर उमड़ते हुए भावनाओं के तूफान के बीच एक मौन सांत्वना की पेशकश थी। मुझे पता है, फ्रेया, उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ एक कोमल आश्वासन थी। जो कोई भी इसके लिए जिम्मेदार है, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे, 10 गुना। फ्रेया के गाल पर एक आंसू फिसल गया, और वह एक बार फिर फुसफुसाया। उसकी आवाज़ एक उत्साही प्रतिज्ञा थी जो शांति में गूंज रही थी। 10 गुना। अंतिम संस्कार के अगले दिन रेवेनस्टीन एस्टेट में उत्सुकता की भावना साफ देखी जा सकती थी। रेवन हॉल, जो अब गंभीर लालित्य और अंतर्निहित शक्ति के मिश्रण से सुसज्जित था, परिवार के दुर्जेय सदस्यों के लिए एक सभा स्थल था। 100 से ज्यादा लोग, जिनमें से हर एक अपनी ताकत का एहसास करा रहा था, कम से कम मास्टर रैंक का, इकट्ठा हुए थे। उनकी एक खासियत थी सफ़ेद बालों का झरना जो उनकी वंशावली और ताकत को दर्शाता था। रेवेनस्टीन के जीन में एक अदम्य शक्ति, एक लगभग अटूट विरासत थी जो एक उल्लेखनीय विशेषता में प्रकट हुई। रेवेनस्टीन के अधिकांश सदस्य, लगभग 99%, आकर्षक सफ़ेद बालों से युक्त थे। ऐसा लगता था मानो उनके वंश का सार उनके रूप पर अंकित हो गया हो, जो उनके वंश की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह चूक विशेषता पीढ़ियों से चली आ रही थी, एक ऐसा प्रभुत्व प्रदर्शित करती थी जो रेवेनस्टीन विरासत के साथ जुड़ने की कोशिश करने वाले अन्य लोगों के जीन पर हावी हो जाती थी। ये रेवेनस्टीन परिवार के पावरहाउस थे, एक सामूहिक शक्ति जो अपनी विरासत के विविध पहलुओं को प्रबंधित करती थी। हॉल उनकी उपस्थिति की गंभीरता से गूंज उठा, जो उनके पास मौजूद अधिकार का प्रमाण था। इनमें वे सदस्य भी शामिल थे जो प्रमुख सैन्य पदों पर थे, जिन्हें एरियल की याद में अस्थायी रूप से छुट्टी दी गई थी। वे मुख्य परिवार की सेवा करने और उसके आदर्शों को कायम रखने के साझा उद्देश्य को साझा करते थे। एक सटीक संरचना में व्यवस्थित, उनकी सीटें एक दूसरे के सामने थीं,
जो प्रवेश द्वार से हॉल के अंत में भव्य सिंहासन तक एक रास्ता बनाती थी। वहां एक और भी अधिक प्रभावशाली उपस्थिति का इंतजार था, उनकी सभा के ऊपर 2 बड़े सिंहासन, अधिकार का प्रतीक जो पीढ़ियों के माध्यम से प्रतिध्वनित होता रहा। इस सभा की अगली पंक्ति उन लोगों के लिए आरक्षित थी जिनका प्रभाव और जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा थीं। इनमें लियाना, नाथन और सिरियस बैठे थे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा वजन कम नहीं हुआ है, नाथन, सिरियस ने चुटकी लेते हुए कहा। उसके होठों पर एक जानबूझकर मुस्कुराहट नाच रही थी। नाथन ने दिल खोलकर ठहाका लगाया। उसकी आंखों के कोने सिकुड़ गए और उसने एक नेकदिल कंधे उचकाए। आह, ठीक है सिरियस, कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें कोई बस लड़ने का फैसला नहीं करता, उसने जवाब दिया। उसके लहजे में मनोरंजन की झलक थी। इसके अलावा, जब आप एक शानदार दावत का आनंद ले सकते हैं तो एक पतली आकृति की क्या जरूरत है। सच सच नाथन, तुम हमेशा से ही अपनी शर्तों पर जीवन जीने का तरीका जानते हो। बस इसे ज्यादा मत करो। हम नहीं चाहेंगे कि रेवेनस्टीन दिल के दौरे से मर जाए, है न? इससे पहले कि नाथन कोई मजाकिया जवाब दे पाता, क्या तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे? लियाना ने बीच में कहा। उसकी आवाज में निराशा भरी हंसी थी। हमारे पास और भी जरूरी काम हैं जिन्हें हमें निपटाना है। वे जल्द ही आएंगे। नाथन की चंचल मुस्कान एक हल्के गुस्से में बदल गई जब वह उस तरफ मुड़ा और नकली अपराध का नाटक करने लगा। सिरियस ने हंसते हुए लियाना की बात को स्वीकार किया। तुम सही कह रही हो, लियाना। बाद में हमारे पास मजाकिया चुटकुले सुनाने का समय होगा। भव्य हॉल में भरी बातचीत की गूंज के बीच माहौल बदल गया जब विशाल डबल दरवाजे खुले। मैग्नस, फ्रेया, एवलॉन और अनास्तासिया की आकृतियां दिखाई दी, जो कमांडिंग अथॉरिटी की आभा के साथ प्रवेश कर रहे थे। उनकी उपस्थिति हवा के अचानक झोंके की तरह थी, जिसने कमरे को शांत कर दिया और ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही मैग्नस और फ्रेया आगे बढ़े, एक जबरदस्त दबाव बाहर की ओर झरना जैसा लग रहा था, एक ऐसा बल जो हवा में लहरा रहा था और हॉल के हर कोने तक पहुंच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैग्नस की शक्ति का भार उन पर पड़ रहा था, जिससे एक सामूहिक प्रतिक्रिया हुई जो सहज और श्रद्धापूर्ण दोनों थी। एक एक करके एकत्रित हुए लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए, सम्मान के प्रतीक के रूप में उनके आसन सीधे हो गए। सिर झुकाए और नजरें फेर लीं, उनके कार्य मैग्नस की विस्मयकारी उपस्थिति की मूर्त स्वीकृति थे। वातावरण बदल गया था, अधिकार की निर्विवाद मान्यता से बदल गया था जो रैंक और वंश से परे था। मैग्नस के स्थिर कदमों ने उन्हें हॉल के अंत में भव्य, ऊंचे सिंहासन तक पहुंचाया। जैसे ही वह सीट पर बैठा, कमरे में मानो सांस रुक गई, मानो हवा ने भी उसकी उपस्थिति के वजन को पहचान लिया हो। फ्रेया भी उसके बगल में अपनी सीट पर बैठ गई। नीचे की ओर एवलॉन और अनास्तासिया ने छोटे सिंहासनों पर अपनी जगह ली, जिनमें से प्रत्येक रेवेनस्टीन परिवार की सामूहिक शक्ति और एकता का प्रतीक था। कमरे में एक शांत तनाव छाया हुआ था, खामोशी ने उस पल के महत्व को और बढ़ा दिया था। फिर एक ऐसी आवाज में जो निर्विवाद आदेश के साथ गूंजती थी, मैग्नस बोला। प्रत्येक शब्द उसके अधिकार का भार वहन कर रहा था। बैठक शुरू हो जाए। विज्ञापन हटाकर अपना पढ़ने का अनुभव बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 19, भाषण। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C19, भाषण। अध्याय 19, भाषण। जैसे ही मैग्नस ने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, एक गहरी ध्वनि जो सुनने वालों की हड्डियों में गूंजती हुई प्रतीत हुई। उसके शब्द खामोशी को चीरते हुए, उसकी भावनाओं के भार और उस पल की तात्कालिकता को दर्शाते हुए थे। मैग्नस ने कहा, हमारे परिवार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी आवाज में दुख और दृढ़ निश्चय का मिश्रण था। एरियल रेवेनस्टीन, हमारी विरासत के एक स्तंभ को निशाना बनाया गया और हमसे छीन लिया गया। सभा में सहमति की सामूहिक बड़बड़ाहट गूंज उठी। उनके नुकसान का दर्द हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। गुस्से की एक उबलती हुई भावना हवा में व्याप्त थी, एक ऐसी भावना जो वहां मौजूद सभी लोगों में थी। मैग्नस के शब्दों ने एक तार को छू लिया, उन्हें उस कमजोरी की याद दिला दी जो उजागर हो चुकी थी, उस डर और सम्मान की कमी जो कभी रेवेनस्टीन नाम का पर्याय हुआ करता था। लेकिन ये बता दें, मैग्नस ने अपनी आवाज को और मजबूत करते हुए कहा, कि हम चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। ऑब्सीडियन आदेश ने हमें चुनौती देने, हमारी शक्ति को कमजोर करने और हमारे परिवार को धमकी देने का साहस किया है। इस अपमान का जवाब नहीं दिया जाएगा। उनके शब्द हवा में भारी थे, कार्रवाई और प्रतिशोध का वादा। पूरा कमरा उनके सामूहिक दृढ़ संकल्प की तीव्रता से कांप रहा था। रेवेनस्टीन परिवार, जो अपनी दुर्जेय ताकत और अदम्य इच्छा शक्ति के लिए जाना जाता है,
मानव क्षेत्र के पागल युद्ध के लिए तैयार थे। मैग्नस की निगाहें सभा पर घूम रही थीं, उनकी नज़रें हर जोड़ी को एक अटूट तीव्रता के साथ देख रही थीं। हमसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, उन्होंने घोषणा की। उनकी आवाज़ में सदियों के इतिहास का भार था। कमरे में सन्नाटा छा गया, उसके शब्दों की गंभीरता अंदर तक उतर गई। अपनी दृढ़ निश्चय से ओतप्रोत आवाज के साथ मैग्नस ने निष्कर्ष निकाला, मैं, मैग्नस रावेनस्टीन, यहाँ ओब्सीडियन आदेश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हूँ। मानव क्षेत्र को एक बार फिर रावेनस्टीन परिवार की ताकत का गवाह बनने दो। कमरा शांत था, हवा में उत्सुकता भरी हुई थी। आगे का रास्ता साफ था, बदला। पारिवारिक बैठक के बाद रावेनस्टीन के बिखरने के साथ ही हवा में एक स्पष्ट दृढ़ संकल्प छाया हुआ था। उनमें से एवलॉन, नेथेन, लियाना और सिरियस के साथ चल रहा था। उनके गंभीर कदमों के बीच लियाना की आवाज़ आवेशपूर्ण माहौल को चीरती हुई महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी। हाल ही में मिली सफलता के बारे में बताते हुए उसके शब्दों में दृढ़ता थी। हमने सेंटिनल गार्डियंस में एक आदमी को पकड़ा और उससे पूछताछ की, उसने शुरू किया। वह वही था जिसने एरियल के मिशन की योजना बनाई थी। ओब्सीडियन ऑर्डर का एक जासूस। एवलॉन का जबड़ा कस गया, उसका गुस्सा सतह के नीचे उबल रहा था। और उसने क्या खुलासा किया? उसने पूछा। उसकी आवाज़ एक धीमी गड़गड़ाहट थी। लियाना की निगाहें बिना हिले डुले वह बोलती रही। उसने खुलासा किया कि एरियल को निशाना बनाने के पीछे का मास्टरमाइंड रोनार्ड नाम का एक आदमी है। वह सेक्टर 4 में ओब्सीडियन ऑर्डर की शाखा का प्रमुख है। ऐसा प्रतीत होता है, उसने आगे कहा। रोनार्ड का उद्देश्य व्यक्तिगत था। एरियल ने अपने एक मिशन के दौरान उसके बेटे को मार डाला था, जिससे वह बदला लेना चाहता था। एवलॉन की मुट्ठियां उसकी बगलों पर कस गईं, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। रोनार्ड, वह उबल पड़ा, नाम से जहर टपक रहा था। मैं चाहता हूं कि उसे ढूंढ लिया जाए। हमारे पास हर संसाधन है, लियाना। कुछ भी मत छोड़ो, जैसे ही तुम्हें कोई सुराग मिले, मुझे बताना। लियाना ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। इसे पूरा समझो, एवलॉन। जैसे ही लियाना चली गई, सिरियस आगे बढ़ा। तुम्हें शांत रहना चाहिए, एवलॉन। हम उसे पकड़ लेंगे और उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे, उसने एवलॉन के कंधों पर भरोसा जताते हुए कहा। एवलॉन ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। हाँ, ओब्सीडियन ऑर्डर ने हमें निशाना बनाने की हिम्मत की, हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें इसका पछतावा हो। मैं फिलहाल एस्टेट में ही रहूंगा। वैसे, आपका बेटा कहाँ है? मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं उसे देखूं, सिरियस ने एवलॉन के कंधों को धीरे से थपथपाते हुए पूछा। वह हवेली में है, एवलॉन ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। हम उसे पकड़ लेंगे, एवलॉन। चिंता मत करो, सिरियस ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। उसकी निगाह स्थिर थी। एवलॉन की कृतज्ञता स्पष्ट थी जब उसने सिर हिलाया। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ सिरियस एवलॉन को अपने विचारों में खोकर चला गया। इस बीच नाथन का थोड़ा मोटा शरीर स्थिति के बोझ को दर्शाता हुआ समूह के साथ साथ चल रहा था। उसकी अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। उसकी बुदबुदाती हुई घोषणा ने तनाव को कम कर दिया। इसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका दिमाग पहले से ही गणनाओं से भरा हुआ था। अरे आप, शानदार पाठक, आपका समर्थन मेरी रचनात्मकता को पिज्जा पर पिघले पनीर की तरह प्रवाहित करता रहता है। क्या आप मेरी ओर एक आभासी टुकड़ा फेंकना चाहेंगे? विज्ञापन हटाकर अपना पढ़ने का अनुभव बेहतर बनाएं। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। अध्याय 20, समाचार। एटिकस का ओडिसी, एक खेल के मैदान में पुनर्जन्म। C20, समाचार। अध्याय 20, समाचार। एक मंद रोशनी वाले कमरे में, जिसमें जटिल औजारों और सामग्रियों की भरमार थी, एक आदमी अपने काम को बड़ी सावधानी से कर रहा था। उसका ध्यान अटूट था, उसके हाथ अभ्यासपूर्ण ढंग से चल रहे थे और वह विभिन्न तत्वों को मिला रहा था, माप रहा था और संयोजित कर रहा था। ये व्यक्ति सेक्टर 4 में रहने वाले एल्वेरियन परिवार का आदर्श था, जो मानव क्षेत्र में T1 परिवारों में से एक था, थॉर्न एल्वेरियन। उसके पास एक ज्वलंत लाल बाल है जो उसके माथे पर झड़ता है, जो उसके चेहरे को जंगली और अदम्य तरीके से दर्शाता है। आंशिक रूप से उसकी निगाह को स्पष्ट करते हुए, उसके बाल उसकी नीलम आंखों की तीव्रता को बढ़ाते प्रतीत होते हैं, जो अनिश्चितता के घूंघट को एक तेज, विवेकपूर्ण चमक के साथ भेदते हैं। जहां रेवेनस्टीन युद्ध के मैदान में अपनी विरासत गढ़ रहे हैं, वहीं एल्वेरियन ने कीमिया की रहस्यमयी कला के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। अपने गुप्त इलाकों और अच्छी तरह से संरक्षित प्रयोगशालाओं में
वे अकल्पनीय शक्ति की औषधियां बनाने के लिए तत्वों के सार का हेरफेर करते हैं। ये अमृत, चमत्कारी और खतरनाक दोनों, राज्य की जीवनदायिनी शक्ति बन गए हैं। एक मूक शक्ति जो योद्धाओं को मजबूत करती है, उन्हें ऐसे लाभ प्रदान करती है जो किसी भी संघर्ष के तराजू को झुका सकते हैं। जैसे जैसे रेवेनिस्टीन युद्ध के लिए अपनी ताकत जुटाते हैं, वैसे वैसे अल्वेरियन बाजारों में अपना प्रभाव डालते हैं। कीमिया व्यापार पर उनकी पकड़ मजबूत और अडिग होती है। जब थोर्न पूरी लगन से काम कर रहा था, उसकी एकाग्रता अडिग थी, तभी एक महिला कमरे में दाखिल हुई। उसने दूर से उसे देखा, एक खामोश उपस्थिति जिसने उसकी सावधानीपूर्वक प्रक्रिया को बाधित करने से परहेज किया। लगभग ध्यान की खामोशी में 4 घंटे बीत गए। महिला का धैर्य स्पष्ट था क्योंकि वह धैर्यपूर्वक उसके ध्यान की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार जब उसकी औषधि तैयार हो गई, तो उस आदमी ने ऊपर देखा और देखा कि महिला वहां खड़ी है। उसकी भौहें हल्के आश्चर्य से सिकुड़ गईं और उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? महिला की आवाज़ सम्मानपूर्ण और संक्षिप्त थी जब उसने बताया, रावेनस्टाइन्स ने ओब्सीडियन ऑर्डर पर युद्ध की घोषणा कर दी है। आदमी के चेहरे पर भाव बदल गए। ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी, वो बुदबुदाया। अगर इन पागलों को बिना रोके छोड़ दिया जाए तो ये बहुत विनाश कर सकते हैं। उसके शब्द हवा में लटके रहे और महिला ने समझ में सिर हिलाया। फिर आदमी ने उसे जाने का इशारा किया। उसका ध्यान अपने औजारों और औषधियों पर वापस आ गया। एक सम्मानजनक झुकाव के साथ महिला मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई, थोर्न को उसके विचारों में छोड़ दिया। एक कमरे में, जो ताज़ी ढलाई की गई धातु की आग की चमक में नहाया हुआ था, एक आदमी गंभीर चिंतन में बैठा था। उसके काले काले बाल उसके चेहरे को घेरे हुए थे, जो उसके सांवले रंग के साथ एकदम विपरीत दिख रहे थे। मांसपेशियां दृढ़ और अडिग, उसकी त्वचा के नीचे स्टील की केबल की तरह मुड़ी हुई, उसकी ताकत और सहनशक्ति का प्रमाण। वह एक दुर्जेय उपस्थिति का व्यक्ति था। उसकी आभा आदेश की हवा को प्रकट करती थी। ये व्यक्ति सेक्टर 2 में एम्बरफॉज परिवार का आदर्श है, जो मानव डोमेन गैवरिक एम्बरफॉज के टियर 1 में से एक है। एम्बरफॉज परिवार शिल्प कौशल और नवाचार में गहराई से निहित है। उनके कुशल कारीगर और शिल्पकार जटिल और आकर्षक रचनाएं बनाते हैं। विस्तार पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने के साथ एम्बरफॉज ऐसी कलाकृतियां बनाता है जो जितनी सुंदर है उतनी ही कार्यात्मक भी है। जादुई हथियारों से लेकर जटिल ट्रिंकेट्स तक जो दैनिक जीवन के ताने बाने में जादू बुनते हैं, वे मानवता की तकनीकी प्रगति का मुख्य कारण हैं। उसके सामने, उसके ध्यान का केंद्र बिंदु, धातु का एक टुकड़ा था जो एक अलौकिक तीव्रता के साथ चमक रहा था। अगर कोई करीब से देख सकता, तो वह देख सकता था कि ये धातु डार्माइट कोरेनियम थी, एक ऐसी धातु जो हीरे से 10 गुना ज्यादा कठोर है। उसकी आंखें धातु पर टिकी हुई थीं, मानो उसके रहस्यों को जानने की कोशिश कर रही हों। उसकी निगाह में एक गहराई थी, एक ऐसी समझ की तलाश जो भौतिक दायरे से परे थी। एक व्यक्ति ने कक्ष में प्रवेश किया और उस व्यक्ति को आदरपूर्वक झुकाया जो विस्मयकारी धातु के सामने बैठा था। जैसे ही नवागंतुक ने संदेश दिया, उस व्यक्ति की निगाह अनिच्छा से धातु से हटकर संदेशवाहक पर टिक गई। अधिकार की आभा ने उसे घेर लिया और हवा में एक भयावह सन्नाटा छा गया, जो उसकी शक्ति और उसके ध्यान के वजन का प्रमाण था। संदेश पहुंचाने के बाद उस व्यक्ति ने संदेशवाहक को बमुश्किल ध्यान देने योग्य सिर हिलाकर माफ कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, शांत चिंतन का मुखौटा जिसने कोई भावना नहीं दिखाई। एक बार फिर उसका ध्यान जलती हुई धातु पर लौट आया। उसके विचार संभावनाओं और योजनाओं की भूल भुलैया थे जिन्हें केवल वह ही समझ सकता था। मानव क्षेत्र के विशाल विस्तार में अनिश्चितता और चिंता की फुसफुसाहटें प्रतिष्ठित परिवारों में ठंडी हवा की तरह बह गईं। रावेनस्टीन परिवार द्वारा ओब्सीडियन ऑर्डर के खिलाफ युद्ध की घोषणा की खबर पारिवारिक हॉल, भव्य कक्षों और एकांत संपदाओं में समान रूप से गूंज उठी, जिसने अपने पीछे भय की अमिट छाप छोड़ी। एटिकस उस बगीचे में गया जहां उसकी अनास्तासिया और फ्रेया चाय पी रही थीं। एरियल को मरे हुए 1 सप्ताह हो चुका था। वहां सरसराती पत्तियों और सुगंधित फूलों की नाजुक सिम्फनी के बीच उसने उन्हें देखा। एटिकस ने उनके पास जाकर उनका अभिवादन किया। सुप्रभात माँ, दादी माँ, उसने कहा। उसके शब्दों में गर्मजोशी का मिश्रण था। अनास्तासिया के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई जब उसने चाय के प्याले से ऊपर देखा। आह प्रिय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। फ्रेया ने भी एटिकस को देखा, ये सोचकर कि वह यहाँ क्यों आया है। वह हमेशा अपने कमरे में रहता था, न जाने क्या करता रहता था। वह कभी भी खुद से बाहर नहीं आता, जब तक कि अनास्तासिया उसे मजबूर न करे। वह उनके बगल में एक सीट पर बैठ गया। उसने अपना गला साफ किया और बोला,
माँ, मैं 1 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। कृपया मुझे अभी लड़ना सीखने दो। उसने इस बारे में सोचा और फैसला किया कि ताकत पाने के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। एटिकस ने सोचा, जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। आप जितने मजबूत होंगे, आपके मौके उतने ही बेहतर होंगे। अनास्तासिया की नज़रें उसकी ओर टिकी रहीं और हवा में एक पल के लिए विचारपूर्ण चुप्पी छा गई। फिर एटिकस को आश्चर्य हुआ। जब उसने सिर हिलाया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, 8, मैं सहमत हूँ। उसकी भौहें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। तुम, अनास्तासिया की आंखों में एक नया संकल्प चमक उठा। हाँ, मुझे एहसास हुआ है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कमज़ोर हो सकता है, चाहे उसके आसपास कितनी भी सुरक्षा क्यों न हो। यह आपकी अपनी ताकत है जो वास्तव में मायने रखती है। उसने हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम सावधान रहोगे, इसे कदम दर कदम आगे बढ़ाओगे। एटिकस कृतज्ञता से मुस्कुराया। धन्यवाद माँ, मैं वादा करता हूँ। उसने उसे और फ्रेया को गालों पर चूमा और बगीचे से बाहर चला गया। एटिकस के जाने के बाद अनास्तासिया की नज़र फ्रेया पर पड़ी। उनके साझा दुख का अनकहा भार हवा में तैर रहा था। तुम कैसी हो, फ्रेया? उसने पूछा। फ्रेया के चेहरे पर नरमी छा गई। उसकी आवाज़ में अतीत के दुख की गूंज थी। अपने बच्चे को अपने से पहले मरते देखना एक माता पिता के लिए सबसे असहनीय दर्द हो सकता है। उनके बीच एक गंभीर समझ विकसित हुई और फिर अचानक फ्रेया की आभा उभरी। ग्रैंडमास्टर रैंड की निर्विवाद शक्ति की आभा। ऑब्सीडियन ऑर्डर इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसने बड़बड़ाया। विज्ञापन हटाकर अपना पढ़ने का अनुभव बेहतर बनाएं।